हेलो दोस्तों, मैं आशीष शर्मा। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कंप्यूटर अनुदेशक के भर्ती के लिए जिस प्रकार हमारा आंदोलन अब चल रहा है, क्योंकि आईए की भर्ती सामने है, इसलिए अभ्यर्थियों का हम समय बर्बाद ना करते हुए और जितना भी हमसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम अपना प्रयास कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। टीएसपी वाले लोग जो मानगढ़ जा रहे हैं वो सभी वहाँ पर अपना अपना कार्य करेंगे, और जो जयपुर के आसपास के जो लोग हैं वो सभी जयपुर के अंतर्गत आने वाले जितने भी साथीगण हैं वो अपना एक कार्य कर रहे हैं, जो आगे आपको जब होगा तो आपके सामने आएगा। उसी के साथ कोर्ट केस के अंदर भी जोधपुर और जयपुर में अलग अलग तरीके से जो रिट है वो दायर की जा रही है। तो इन सब बातों के बीच में ही आज एक परिणाम सामने आया है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जारी किया गया है। यह माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु प्राध्यापक स्कूल शिक्षा लेक्चरर स्कूल एजुकेशन प्रतियोगी परीक्षा 2022 का जो परिणाम है वो आया है। इस परिणाम के अंतर्गत प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र में के लिखित परीक्षा दिनांक 20/10/2022 को आयोजित की गई थी। संबंधित सेवा के नियमानुसार, मतलब शिक्षा जो विभाग के जो नियम हैं, उक्त परीक्षा के अंतर्गत न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय आरपीएससी के ऊपर एक विशेष कार्रवाई की गई थी। उस कार्रवाई के अंतर्गत जो संलिप्त लोग थे वो सब पकड़ाक में आए थे और उनके ऊपर अब सख्ती बरती गई है। और आरपीएससी के ऊपर जब से सख्ती बरती गई है उसके बाद में अब ये एक रिजल्ट जारी हुआ है जिसके अंतर्गत एक भी अभ्यर्थी प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही आरपीएससी के अंतर्गत होने वाली जो ये पेपर लीक की समस्या थी या बैकडोर एंट्रियों का जो नाम लिया जाता था, इन सबको जिस तरह से सख्ती बरती गई और जिस तरह से अब सख्ती बरतने के बाद में जो परिणाम जारी हुआ है, तो आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है राजस्थान की, कि एक भी अभ्यर्थी इसमें प्राप्त नहीं हुआ है। अब क्या सारी सीटें खाली चली जाएगी या सरकार इसमें शिथिलता देकर इन सीटों को भरेगी? और अगर सरकार इनमें शिथिलता देती है तो राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक के जो अभ्यर्थी हैं, जो कि पेपर के टफ आने की वजह से, मतलब एक 2800 पे ग्रेड की उसमें जॉब के अंदर आपने नेट लेवल के क्वेश्चंस का पेपर दिया, जितना टफ पेपर सीनियर जो वरिष्ठ जो अनुदेशक था उसका भी नहीं आया था, उससे ज़्यादा टफ आपने बेसिक का अनुदेशक का पेपर उससे ज़्यादा टफ पेपर दिया। उसके बाद में आपने 11 क्वेश्चनों के अंदर लापरवाही बरती, उसके अंदर चेंजेस किए। उन चेंजेस को भी आपने मनमाने ढंग से आपने अपने हिसाब से उन पे ऑब्जेक्शन लिए, उनके अंदर आंसरों को चेंज किया, 7 के आंसर चेंज किए, 4 क्वेश्चनों को डिलीट किया। जो लोग पहले पास हो रहे थे उनमें से बहुत से अभ्यर्थी रह गए, बहुत से अभ्यर्थियों ने रिट दायर करी, कितने अभ्यर्थियों ने लड़ाई लड़ी है सुपर की वाले क्वेश्चन के ऊपर। कितने महीनों तक, पूरे 10 महीनों तक लोगों ने अलग अलग जगह जाके सबूत इकट्ठे किए। उसके बाद में उन्होंने कोर्ट के द्वारा उस क्वेश्चन पे अपनी जीत दर्ज करी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन जिसका आंसर पहले ही डी माना गया था, तो ऑब्जेक्शन लेने के बाद में कौन सी एक्सपर्ट कमेटी बैठाई गई थी कि जिसके द्वारा उसको ए किया गया। ए करने के बाद में आपने मिनिमम क्राइटेरिया के ऊपर लोगों को चयनित किया है। 40 और 35 नंबर के मिनिमम क्राइटेरिया पे आपने सीटें भरी है, तभी भी आपकी सीटें खाली रह गई है। तो अगर उन बच्चों को जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है, उन बच्चों का एक ही क्वेश्चन का आंसर आपने ए माना था, अब उनका उस क्वेश्चन का आंसर जो कि सही आंसर था वो डी हो गया है। तो एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर होने की वजह से आपने रीजनिंग का क्वेश्चन डिलीट किया है। तो उसी तरह आपने इस क्वेश्चन को डिलीट क्यों नहीं किया? आपको इस क्वेश्चन को डिलीट करना चाहिए था और फिर उससे जो समानता के आधार पर सब बच्चों को जितने भी नंबरों का फायदा या नुकसान जो भी मिलता, उस आधार पे जो चयनित होते उनको आपको चयनित करना चाहिए था। आपने ये कैसे घोषणा कर ली कि आप एक क्वेश्चन को ही आपने सही कर लिया और उसके आधार पर आपने बिना कोई रिपोर्ट जारी किए, आज आरटीआई लगाए हुए हमें कितने दिन हो चुके हैं, 20 दिन से के लगभग हो चुके हैं, लेकिन आप ना आरटीआई का जवाब दे रहे हो, ना आपने अब तक कोई रिपोर्ट जारी करी है, ना आपने
आंसर शीट जारी करी है, ना आप जो अपने मार्क्स हैं उनको अपडेट कर रहे हो। बोर्ड अपनी मनमर्जी से ही सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो कंप्यूटर अनुदेशक अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं बेचारे, वो कोर्ट के चक्कर में फंस रहे हैं। अब कोर्ट के अंतर्गत आज ही मेरे पास एक भाई जो जोधपुर से हैं, उन्होंने बताया है कि छः नंबर क्वेश्चन जो रीजनिंग वाला क्वेश्चन है उसकी उन्होंने रिट लगवाई थी जो जोधपुर से, वो वहाँ पर शायद तक खारिज हो गई है। तो उसको कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैसेज मेरे पास आया है कि वो रिट शायद खारिज हो गई है। वो पैरवी ढंग से नहीं कर पाए थे या कि कुछ बात है, या आगे जो भी कुछ होगा मैं उसको पूरी तरह से क्लियर करूँगा। लेकिन जहाँ तक अभी तक मेरे पास जो खबर आई है उसके अंतर्गत शायद वो रीजनिंग के ऊपर जोधपुर के अंदर जो रिट लगाई थी वो खारिज हो चुकी है। तो क्वेश्चनों के ऊपर जो होता है वो एक्सपर्ट कमेटी का ही ओपिनियन अंतिम सर्वमान्य होता है। तो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट हमें जारी करके हमें छात्रों को बताना चाहिए था कि आपने किस किस क्वेश्चनों में क्या क्या चेंजेस किए। आप अपने चेंजेज जो आपने क्वेश्चनों में किए हैं आपने उसको भी जारी नहीं किया है कि आपने कौन से क्वेश्चन में चेंजेस करने के बाद में 600 लोगों का सिलेक्शन किया है। तो बोर्ड की कुछ तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है, या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चीज़ को संज्ञान में लेकर एक रिपोर्ट जारी करवाएं। तो वो सब कोई कार्य हो रहा नहीं है। तो और ये एक नया जो रिजल्ट आया है उसके अंतर्गत कोई अभ्यर्थी मिले नहीं हैं। तो अब सरकार को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि किस तरह से 40% का क्राइटेरिया उन मेहनत करने वाले बेरोजगार जो छात्र अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, सबके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। 10 महीने से कंप्यूटर अनुदेशक रोड पर लड़ाई लड़ रहा है। उसके बाद पीटीआई भर्ती वाले लोग अब इसमें शामिल हो चुके थे, और अब ये जो नए छात्र आए हैं ये सभी भी शिथिलता की मांग करेंगे। उसके अलावा जहाँ तक मुझे पता है एक साथी है विक्रम जी के नाम से, जो वो हमें ट्विटर पे मैसेज कर रहे थे कि सेकंड ग्रेड के अंदर भी कुछ ऐसे उस तरह की कोई परेशानी आ रही है कि उनको भी शायद अभ्यर्थी नहीं प्राप्त हो पाएंगे, पद रिक्त रहने की संभावना सर्वपूर्ण रूप से रहे हैं। तो सरकार को अपने इस निर्णय के ऊपर कुछ शिथिलता देनी चाहिए और अपने निर्णय पर दोबारा एक रिव्यू करना चाहिए कि क्या जिस तरह के पेपर बन रहे हैं, जिस तरह की पेपर लीक की समस्याएं आ रही है, तो क्या बेरोजगारों के साथ सरकार कब तक अन्याय करेगी। राहुल गांधी जी को जो भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत 6 बार ज्ञापन कंप्यूटर अनुदेशक के अभ्यर्थियों के द्वारा दिए गए थे। एक राष्ट्रीय नेता की सुरक्षा के मद्देनज़र फिर भी किस प्रकार कंप्यूटर अनुदेशक के जो बेरोजगार साथी थे उन्होंने दमखम दिखाते हुए 6 बार ज्ञापन दिया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है एक बड़े राष्ट्रीय नेता तक पहुंचने की, कि वो लोग राजस्थान के अंतर्गत 6 बार वो राहुल गांधी जी से मिले, और राहुल गांधी जी ने बसवा में जिस अभ्यर्थी से बात कही थी उससे पूरा मैटर जाना था, और उसके बाद में अपने जो अधिकारी हैं उन्हें उस मैटर को नोट करवाया था, और ये कहा था कि अगर आपका ये कार्य नहीं हो तो आप मुझसे आकर मिलना, वापस आकर मिलने की तक उन्होंने कहा था। उन्होंने वादा किया था कि मैं आपका काम जरूर करवाऊंगा। उसके अलावा उन्होंने गोविंद सिंह जी डोटासरा को भी ये कहा था कि आप इस कार्य को कब करवाएंगे, आप करवा क्यों नहीं रहे हैं। तो उन्होंने उन्हें भी निर्देशित किया था कि ये कार्य करवाओ। अशोक गहलोत जी को जब पहली बार जब अभ्यर्थी ने ज्ञापन दिया था तो अशोक गहलोत जी उनके साथ ही चल रहे थे, तो उन्होंने वह ज्ञापन सीधा अशोक गहलोत जी को भी दिया था। तो राजस्थान की सरकार अब कब जागेगी और कब कंप्यूटर अनुदेशकों के साथ शिथिलता या जो डिलीटेड क्वेश्चंस पे बोनस अंक देकर उन्हें कब इन रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई करेगी। उसी तरह पीटीआई वाले मेरे अभ्यर्थी भाई बहन हैं, तो ये जो बेरोजगारों के साथ जो सरकार जो ये अन्याय करती आ रही है, सरकार को अब समझना चाहिए कि चुनाव सामने है, नज़दीक है, और 9 तारीख से राहुल गांधी जी जो मानगढ़ धाम पर आ रहे हैं वो चुनाव के लिए ही बिगुल बजाने आ रहे हैं। सरकार का हम पूर्ण समर्थन करते हैं, सरकार की नीतियों का हम पूर्ण समर्थन करते हैं, लेकिन अब सरकार को शिथिलता या बोनस का जो भी प्रारूप इनको समझना चाहिए और हमसे वार्ता करनी चाहिए। मैं राहुल गांधी जी को के लिए भी मैंने वीडियो मैसेज एक डाल रखा है, और हमारे साथी जो ट्विटर के ऊपर इसको शेयर भी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा वो फैला सकते हैं वो फैला रहे हैं। तो इसका हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप हमारी बात सुनिए, हमारी बात किसी भी तरीके से हमारी मांग गलत नहीं है। क्यों?
क्योंकि जब आप थर्ड ग्रेड जो 3600 पे ग्रेड की वैकेंसी है उसके अंतर्गत आप 0 नंबर के ऊपर आप लोगों का सिलेक्शन कर रहे हो, और कंप्यूटर अनुदेशक जो उससे कम ग्रेड पे की जो वैकेंसी है उसको आप पीछे सरका रहे हो, उसको आप ये कह रहे हो 40% क्राइटेरिया, और आप जिन नियमों का हवाला दे रहे हो उसी ही नियम के अंतर्गत जो अनुसूची जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का को डिस्क्राइब किया गया है, तो उसके अंतर्गत जो उस अनुदेशक की जो भर्ती है उसके अंदर बेसिक और वरिष्ठ अनुदेशक की जो भर्ती की जो अनुसूची है उसके ऊपर जितनी भी भर्तियां दी हुई है उसके अंदर कॉलम नंबर 5 लगाकर उनके अंतर्गत आपने 40% का रूल लिखा हुआ है, जबकि बेसिक और वरिष्ठ अनुदेशक की भर्ती के अंदर कोई भी कॉलम नंबर 5 नहीं है, उसमें 40% का रूल मेंशन नहीं है। जब आपने विज्ञप्ति जारी करी थी तो इसी वजह से ही बोर्ड के द्वारा गलती की गई थी और बोर्ड ने 40% का रूल उसमें नहीं लिखा था। लेकिन जब रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम हो गई थी उसके 10 दिन बाद बोर्ड ने रूल को देखते हुए, जो कि अनुसूची के अंदर डिस्क्राइब नहीं था, तो बोर्ड ने रूल को देखा, रूल के अंदर से 40% का नियम उठा के और उसको वापस संशोधित विज्ञप्ति जारी करी। तो एक जब एग्ज़ाम लग रही होती है तब आप उसको बताते हो, तो उससे पहले बच्चे उस तरीके से पेपर को टैकल करते हैं, और आपने पेपर को होने के बाद में आप संशोधन कर रहे हैं, तो ये तो गलती कार्मिक विभाग की हुई या बोर्ड की हुई, तो इसका बेरोजगार क्यों हर्जाना भुगते हैं। ये कई बातें हैं जिनके को लेकर बेरोजगार रेगुलर 10 महीने से आंदोलनरत हैं। अब सरकार को समझना चाहिए कि किस तरह से कंप्यूटर अनुदेशक बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, पीटीआई वाले भाई बंधु बहुत परेशान हो चुके हैं। इस समय सेकंड ग्रेड के अंदर जो लोग हैं, अब वो क्या है, उन सेकंड ग्रेड में क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो सब्जेक्ट वाइज लोग अलग अलग डिवाइडेशन होने की वजह से वो एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर वो सब लोग एकत्रित होंगे तो वो भी शिथिलता की मांग करेंगे। उसी तरह अब ये जो भर्ती आई है जो उसके अंतर्गत भी जो एक भी अभ्यर्थी नहीं प्राप्त हुआ है, तो राजस्थान की जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अशोक गहलोत जी को एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए ताकि बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो चुके। मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि आप बेरोजगारों के ऊपर ध्यान दीजिए। हम आपका पूर्ण समर्थन करते हैं, आपकी सभी नीतियों का पूर्ण समर्थन करते हैं, लेकिन आप भी बेरोजगारों पर ध्यान दीजिए। अब बेरोजगार कब तक बेरोजगार लड़ेगा? बेरोजगारों के पास लड़ने के लिए इतना सब कुछ नहीं होता है। इसलिए बस सरकार से हमारी यही मांग है। धन्यवाद।